हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट प्रियांस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज अपन अपने जो करंट अफेयर का सेक्शन अपन ने चालू कर रखा है, उसमें जो अगला टॉपिक है वो है जो आपने कल परसों न्यूज़पेपर में भी आया होगा, कहीं पढ़ा होगा। वो जो टॉपिक चर्चा में आया था वो आया था मूलभूत ढांचे की अवधारणा। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, पॉलिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है ही। और यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उनमें भी हमेशा लगभग यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपने सुना होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा। यानी कि ये संविधान है, उसका मूलभूत ढांचा क्या है, ये अवधारणा कहाँ से आई, इस सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपने संविधान में, ये सब अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये पॉइंट जो चर्चा में है, मूलभूत ढांचा यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये चर्चा में क्यों है। आपको पता है कि 24 अप्रैल जो लास्ट अभी 24 अप्रैल गई है, उसको इस जो ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ उसके लगभग 47 ईयर्स पूरे हुए हैं। इसके कारण ये चर्चा में था। तो 47 ईयर्स कंप्लीट हुए, मतलब ये वाद कब आया था, ये चीज़ें, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट निकल के कब आया था। एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अपने 24 अप्रैल 1973 में एक केस आया था। उस केस का नाम था, आप पॉलिटी जब भी पढ़ते होंगे ये केस आपके सामने हमेशा आता होगा, और उस केस का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरलाजे वाद। ये केस था, ये दो पार्टी है, केशवानंद भारती एक पार्टी है, दूसरी पार्टी केरल राज्य, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे इस केस में, यानी कि जो केस था इसमें एक निर्णय दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। वहां से निकल के आया था जो कॉन्सेप्ट किसका, मूलभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का। तो ये तो है कि इसका आया कब आया, कहाँ से, कौन से केस से निकल के आया। लेकिन अपन उसका डेवलपमेंट देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे आया। वो देखने से पहले अपन ये देख लेते कि ये मूलभूत ढांचा, कि ये जो वर्ड है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज़। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे आपका कोई बिल्डिंग है, ये मकान है, ये मकान है। अब मुझे ये बताओ कि इस मकान की कुछ ना कुछ चीज़ें तो है ना जो उसकी बेस है, आधार है। जैसे इसकी नींव है, बिना नींव के आप मकान बना सकते हो क्या। मकान बनाया, उसमें नींव ही नहीं है तो वो मकान रहेगा क्या। दूसरी चीज़, ये मकान है, इसकी छत है, बिना छत के मकान की कोई वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंस है उसकी, नहीं ना। तो ये चीज़, ऐसी चीज़ें जैसे दीवार है, तो ये भी इसकी क्या है, मूलभूत ढांचा, यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ऐसी चीजें कि जिसके बिना उस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती, वो उसका क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर। आप उस किसी बिना नींव के, बिना उसकी छत के किसी भी बिल्डिंग की आप कल्पना कर सकते हो, नहीं ना। तो वो ही चीज यानी कि संविधान की ऐसी चीज जिनके बिना संविधान की अपन क्या नहीं कर सकते, कल्पना। जैसे अब अपन टेक्निकल जो टर्म में बोलेंगे वो ये होगा मूलभूत ढांचे का मतलब कि संविधान में निहित वे प्रावधान, कि जो संविधान है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वैसे ऐसे प्रावधान जो भारतीय राजनीति और जो लोकतंत्र है उसके जो आदर्श है, यानी कि जो अपना संविधान है, अपना जो देश है, उनमें ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि उनके बिना अपन उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। अर्थात संविधान के ऐसे प्रावधान जिनमें यदि अपन चेंज कर देंगे, कि जिनमें कुछ भी यदि अपन ने नेगेटिव बदलाव किया, नेगेटिव चेंज किया, तो उसके बाद में उस संविधान का कोई रोल नहीं रहेगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मूलभूत ढांचे की अवधारणा के। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपने इंडिया में ना संसद सर्वोच्च है, ना न्यायपालिका है, ना कोई और है। अपने जो सर्वोच्च है यानी कि जो सुप्रीमेसी है वो किसकी है, संविधान की। और यदि आप इस चीज में चेंज कर दोगे कि आप संसद को सबसे ऊपर बना दोगे या फिर आप न्यायालय को सर्वोच्च बना दोगे, तो इस जो अपनी डेमोक्रेसी है, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरी चीज, जैसे रिपब्लिक व लोकतांत्रिक सरकार, जैसे रिपब्लिक गणतंत्र और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म है, कि अपने लोकतंत्र को उठा के आप मोनार्की ला सकते हो, गया लेके आओगे तो आप क्या कर दोगे, उस ढांचे को चेंज कर दोगे। इसके अलावा सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट है, शक्तियों का विभाजन है, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जिन पे अपना जो संविधान टिका हुआ है, इनमें आप थोड़ा सा भी परिवर्तन करोगे तो संविधान की जो मूल भावना है वो क्या होगी, आहत होगी, और वो संविधान अपना संवैधानिक रूप में नहीं रहेगा। तो ऐसे सारे जो
कॉन्सेप्ट हैं, ऐसी सारी जो प्रोविजंस है वो क्या कहलाते हैं, मूलभूत ढांचा। अब अपन चलते हैं कि ये जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचे की जो अवधारणा है, इसका विकास हुआ कैसे, मतलब जरूरत कहाँ से पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोविजन दिए क्यों, ये कॉन्सेप्ट लेके क्यों है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अपना जो संविधान है उसमें एक भाग है, संविधान में अलग अलग आपको पता है भाग है, भाग 22 है टोटल। तो इसका भाग 3 है, पार्ट 3, उसमें एक प्रोविजन है, पार्ट 3 का संबंध किससे है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और इसका संबंध किससे है, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार। और इसी में एक आर्टिकल आता है 13(2), अनुच्छेद 13(2), और उस अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है कि राज्य, यानी कि राज्य कौन, राज्य सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, और भी कोई सरकारी अथॉरिटी हो सकती है, कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी, यानी कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी जो नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनको कम करता है। और यदि ऐसा कोई कानून बनाएंगे तो वो जो कानून बनेगा उसको क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, उसको अवैध घोषित कर देगी, यानी कि उसको शून्य घोषित कर देगी। इसी को आपने सुना होगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर। तो ये जो 13(2) में है क्या है कि मूल अधिकारों के अगेंस्ट सरकार कोई भी कानून नहीं बनाएगी। लेकिन इसी संविधान में एक अनुच्छेद और दे रखा है कि संसद संविधान के किसी भी भाग 368 अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है, संसद की, कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कानून नहीं बना सकती, दूसरी जगह कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को आप संशोधित कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ शुरू से ही, जैसे ही जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इस यहाँ इन दोनों में 13(2) एंड 368 इन दोनों आर्टिकल में क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया। और इसका पहला एग्जाम्पल कब आया, पहला एग्जाम्पल आया जब एक वाद आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, एक वाद आया, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में 1951 में। ये केस का संबंध था कि जो उस टाइम पहला संविधान संशोधन था जो जमींदारी व्यवस्था को समाप्त की जा रही थी, तो इसमें ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि आपको पता है जमींदारी व्यवस्था में क्या होता, जो जमींदारों के पास जो जमीन थी उसको छीन के किस में बांटा गया, किसानों में। लेकिन आपको पता था उस टाइम संविधान में एक आर्टिकल था 31 और उसमें किसका ये मूल अधिकार था, किसका, संपत्ति का मूल अधिकार। तो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि आप मूल की जो सरकार है हमारे मूल अधिकार का क्या कर रही है, हनन कर रही है, तो आप इसको क्या करो, रोको, सरकार को रोको। और केस गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये आर्टिकल 13(2) का क्या है, वायोलेशन है। लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम एक वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसमें जजमेंट दिया कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्या कहा कि संसद है वो मूल अधिकारों में कोई भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, क्योंकि जो अनुच्छेद 13(2) में कहा गया ना कि राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगी, यानी कि जो विधि यहाँ पे उल्लेखित है वो सामान्य विधि है, सामान्य विधि। लेकिन आप जो 368 में बनाओगे वो विधि बनेगी, वो सामान्य विधि ना होगी, क्या होगी, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन सरकार कर सकती है और किसी भी भाग यानी कि मूल अधिकारों का भी वो क्या कर सकती है, उनको भी क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है। ये पहला जजमेंट था। तो पहले जजमेंट में कौन ऊपर रहा, मूल अधिकार। फिर दूसरा एक संशोधन हुआ, केसेस चलते रहे, एक 17वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 17वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, राजस्थान और पंजाब में क्या किए गए, भूमि सुधार किए गए, यानी कि जो जमींदार थे, यानी कि जो जमींदारों से जमीन ली गई और किस में बांटेगी, किसानों में। और जो भूमि सुधार का कानून था और उसको किस में डाल दिया, 9वीं अनुसूची में। आपको बता देता हूं थोड़ा सा, 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या किया गया था, शामिल। और 9वीं अनुसूची का मतलब क्या होता है कि यदि 9वीं अनुसूची में आप किसी भी कानून को डाल दोगे तो उस कानून की सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा। इसलिए बहुत सारे कानूनों को बचाने के लिए न्यायिक समीक्षा से सरकारें क्या करती है, इसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है। तो इसने क्या किया, 17वें संविधान संशोधन को किसमें डाल दिया, 9वीं अनुसूची में। अब क्या हुआ, 9वीं अनुसूची में डाला तो एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में,
जो जमींदार थे वो कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में। और वो केस था, उस वाद का नाम था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, वाद 1965। और इस केस में, सज्जन सिंह वाले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना पहला निर्णय था, यानी कि जो शंकरी प्रसाद वाला निर्णय था कि संसद क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, उसको आप अवैध नहीं कह सकते, और अपना पुराना निर्णय फिर से रिपीट कर दिया। ये चीजें चलती रही। उसके बाद में एक थर्ड केस आया, वो आया था 1967 में, और वो बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस। और उस केस का नाम आपने सुना होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब गवर्नमेंट। 1967 का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। और उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे के सुब्बाराव साहब। तो उस टाइम यहाँ पे 11 जजों की पीठ, सबसे बड़ी पीठ बनी। उस पीठ ने एक निर्णय दिया, और उस निर्णय में उन्होंने क्या कहा, क्या किया, जो पहले के जो दोनों निर्णय थे, यानी शंकरी प्रसाद वाला और सज्जन सिंह वाला, उसमें अपने जो पूर्व निर्णय थे उनको पलट दिया और कहा कि संसद संविधान में संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को में कटौती नहीं कर सकती। तो जो पहले क्या कहा था कि मूल अधिकारों में आप कटौती कर सकते हो, लेकिन अब इस गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मूल फंडामेंटल राइट में आप चेंज नहीं कर सकते। कौन? संसद। किसके द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। क्यों? इन्होंने कहा कि जो 13(2) में है ना, जो 13(2) का जो प्रोविजन कि जो विधि के द्वारा आप मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते, अब जो ये विधि है संविधान संशोधन वाली भी इसमें शामिल होगी, और इसके द्वारा आप मूल अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे इस गोलकनाथ वाले केस के कारण सरकार को कई प्रकार के निर्णय लेने में दिक्कत होने लगी। वो ऐसे जो लोक कल्याणकारी कार्य थे उनको लागू नहीं कर पा रही थी। जैसे उस टाइम में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी, और उन्होंने 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम किए थे उस टाइम, आपको पता होगा। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। 14 बैंकों का, यानी कि जो प्राइवेट बैंक थे उनको क्या कर दिया था, उन्होंने सरकारी बैंक घोषित कर दिया था। दूसरा था कि जो राजा महाराजा थे उनको प्रिवी प्रेस, यानी कि जो रियासतों की राजा थे उनको क्या करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या देती थी, पेंशन भत्ते देती थी। उसको क्या बोलते थे अपन, प्रिवी प्रेस। इन प्रिवी पर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये दो ने, यानी कि प्रिवी पर्स को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ये निर्णय लिए थे किन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने। इन दोनों निर्णयों के खिलाफ केस गए कहा, सुप्रीम कोर्ट में। एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला था, वो था कूपरवाद कहलाता है, और जो प्रिवी प्रेस वाला है वो था माधवराव सिंधिया, जो अपने सिंधिया फैमिली है उनके राजा थे माधवराव सिंधिया। ये केस कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों निर्णयों को क्या किया, इंदिरा, यानी जो गवर्नमेंट के जो निर्णय थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी अवैध है और प्रिवी पर्स हटाना भी अवैध है, दोनों को क्या किया, गवर्नमेंट ने पलट दिया। अब नंबर था किसका, सरकार का। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद में जो नंबर आया वो किसका आया, वो था सरकार का। तो सरकार ने अब संविधान संशोधन किए कि जो पहले जो निर्णय पलटे थे उनमें संविधान संशोधन लेके आई। तो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन और 25वां संविधान संशोधन। तो थोड़ा सा देख लो आप, 24वां संविधान संशोधन क्या था। इसमें सरकार ने क्या किया कि जो अनुच्छेद 13(2) वाला यही बात हो रही है कि जो अनुच्छेद 13(2) है वो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13(2) में कहा है ना कि आप कोई भी कानून बना के मूल अधिकारों को हटा नहीं सकते, अब लेकिन उन्होंने साफ लिख दिया संविधान में कि 13(2) किस पे लागू नहीं हो सकता, 368। अर्थात 368 के द्वारा आप संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कोई भी काम कर सकते हो, किसी भी प्रकार के मूल अधिकार को आप हटा सकते हो। पहला संविधान संशोधन इन्होंने क्या किया, 24। दूसरा किया उन्होंने 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने क्या किया, एक अनुच्छेद जोड़ा, अनुच्छेद 31C 31C जोड़ा, और उसमें लिख दिया, इस अनुच्छेद 31C में उन्होंने क्या लिखा, एक वर्डिंग लिखी कि जो 39B, आपको पता है 39B का संबंध किससे है, 39B और 39C इनका संबंध है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 39B और 39C
इनमें यदि आप इन दोनों अनुच्छेदों को मैं बता देता हूं, इनका संबंध होता है किससे, कि जो संपत्ति है, संपत्ति का एक जगह केंद्रीकरण ना होके क्या होना चाहिए, सब में बंटनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन कम होना चाहिए, मतलब सीधा सा इसका ये है। तो जो अनुच्छेद 39B और 39C को आप लागू करना चाहते हो, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 14, 19 और 31 ये क्या है, फंडामेंटल राइट के, ये दोनों आर्टिकल किस पे प्रभावी होंगे, इन पे, किन पे, जो मूल अधिकार। इसका सीधा सा मतलब आपको बता देता हूं कि जो डीपीएसपी वाले प्रोविजन हैं वो किस पे प्रभावी होंगे, फंडामेंटल राइट वाले प्रोविजन पे। ये दोनों अनुच्छेद कर दिए। लास्ट जो संविधान संशोधन किया इंदिरा गांधी जी ने वो था 29वां, और इस 29वें संविधान संशोधन में इन्होंने क्या किया, 29 में क्या हुआ कि जो केरल राज्य है अपना, केरल राज्य में एक भूमि सुधार एक्ट लाया गया, भूमि सुधार कानून लाया गया 1973 में, और उस एक्ट में, इस एक्ट को किस में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में। अब आपको मैंने बताया था कि 9वीं अनुसूची में डाल देंगे कि जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अब इसके बाद में कि इन 9वीं अनुसूची में इसको डाला, 9वीं अनुसूची में डालने के बाद में क्या हुआ, यहां जो केरल भूमि एक्ट था इसमें क्या हुआ, एक मंदिर था केरल में, और उस केरल में मंदिर के महंत थे केशवानंद भारती जी। ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए क्योंकि इस मंदिर की भूमिका भी क्या कर रही थी, केरल गवर्नमेंट अधिग्रहण कर रही थी, और ये चले गए कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। और फेमस अपने मतलब अपने जो इतिहास है, अपना जुडिशियल इतिहास है, भारतीय इतिहास है, जुडिशियल इतिहास, उसका सबसे फेमस केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आया, और इस पे सुनवाई हुई, इसका जजमेंट आया, वो था, डेट थी 24 अप्रैल 1973। और इसमें इस वाद पे सुनवाई के लिए कितने जज की पीठ बनी थी, 13 जजों की, क्योंकि गोलकनाथ वाले में कितने जजों की बन चुकी थी, 11 जजों की पीठ बन चुकी थी। तो अब उससे बड़ी पीठ क्या हो सकता है, उस पर डिसीजन दे सकती थी। और इसमें इस टाइम अपना जो सीजीआई थे वो थे एसएम सीकरी साहब, और जो अपोजिशन पार्टी से वकील थे वो थे नानी पालकीवाला। आपने कई बार जैसे लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे, इनका नाम कई जगह आता है। तो इस केस में क्या हुआ कि जो संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट ने किए थे 24वां, 25वां और 29वां, उनके खिलाफ ये वाद गया। इन्होंने क्या किया, इनको चैलेंज किया कि ये सब क्या हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ में, और आप इनको क्या करो, कैंसिल करो। तो 13 जजों की पीठ बनी। इस पीठ में बहस हुई, बातों पे चर्चा हुई, लेकिन इस पीठ ने क्या किया, अपना निर्णय दिया 7-6 से, यानी कि 7 जज क्या थे, पक्ष में, और 6 विपक्ष में। किस चीज के पक्ष में, इन्होंने दिया कि जो आर्टिकल 24, 25 और 29 किए हैं वो क्या हैं, सही हैं, इनकी गवर्नमेंट को ये क्या है, संविधान संशोधन करने की शक्ति है। लेकिन यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया वो यहीं पे निकल के आया कि संसद है वो संविधान संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन करते टाइम ये एक चीज का ध्यान रखिए, और वो चीज क्या है, मूल ढांचा। यानी कि संविधान संशोधन करते टाइम वह ऐसा संशोधन नहीं करेगी कि संविधान के मूलभूत ढांचे को क्या हो, नुकसान। तो इस चीज का वो ध्यान रखेगी, किसका, मूलभूत यानी कि मूल ढांचा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का। और बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद से। और अब इन्होंने कहा कि जो किसी ने कहा कि मूलभूत ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा हम अभी नहीं बताएंगे, टाइम टू टाइम हम इसको क्या करते जाएंगे, डिफाइन करते जाएंगे अलग अलग केसेस में। और एक चीज और बता देता हूं कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूलभूत ढांचे का उल्लेख संविधान में है, नहीं, इस केस में इसका उल्लेख किया गया है। अब है लास्ट केस, यहां से क्या निकल के आ गया, मूलभूत ढांचे की जो अपने को समझनी थी उसका डेवलपमेंट। एक लास्ट केस था वो 1980 में, 1980 में मिनर्वा व्हील्स बनाम भारत संघ केस। और इस केस में जो 42वां 42 यानी कि जो इमरजेंसी के बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 था, इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था, उसको चुनौती दी गई। और इस चुनौती में इस 42 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक समीक्षा के द्वारा क्या किया, खत्म किया। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल अधिकार हैं,
इनमें किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, दोनों में समन्वय ही क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा। तो ये था अपना क्या, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।